हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस और क्लासेस। आज हम 6 अक्टूबर का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वॉल्कन 2020 बनाएगा? ऑप्शन ए में है यूके, बी में है यूएसए, सी में है फ्रांस, डी ऑप्शन में है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूके जो है इसका निर्माण करेगा। डिटेल्स में देखते हैं इंफॉर्मेशन को। यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ काउंसिल के F85 मिलियन के निवेश से यूके दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना शुरू कर रहा है, जिसे वल्कन 2020 कहा जाता है। इस लेजर के सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वल्कन 2020 वर्तमान में ऑक्सफोर्डशायर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधा परिषद की सेंट्रल लेजर सुविधा CLF में चल रहा है। वल्कन 2020 नाम इसकी असाधारण क्षमताओं को दर्शाता है। यह लेजर 20 पेटावाट्स को चौंका देने वाले ऊर्जा उत्पादन के साथ एक प्राथमिक बीम उत्पन्न करेगा। साथ ही 20 किलोजूल केजे तक के आउटपुट के साथ 8 उच्च ऊर्जा बीम भी उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए में है मंगोजी बावंडी, बी में है लुई ई ब्रूस और सी में है एलेक्सी एकिकमोव और डी में है उपरोक्त सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मोंगेजी बावंडो, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एकिकमोव को, ये तीनों लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के प्रदान किया जाएगा। संश्लेषण के लिए ये वैज्ञानिक है फ्रांसीसी अमेरिकी रसायनज्ञ मोंगेजी बावंडी, अमेरिकी लुईस ब्रूस और रूसी मूल के हैं एलेक्सी एकिमोव। क्वांटम डॉट्स छोटे नैनो कण होते हैं, जिनके गुण उनके आकार से निर्धारित होते हैं। इनकी खोज से QLED टेलीविज़न और LED लैंप की तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ ये नैनो कण जीवंत रंग बनाने में सहायक होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्न में से ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहला महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए में है सुधा मूर्ति, बी में है इंदिरा नूई, सी में है नीतू अंबानी, डी में है कमला हैरिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुधा मूर्ति हो जाएंगे। प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी जो हैं सुधा मूर्ति को टोरंटो में एक भव्य इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडियन फाउंडेशन CIF द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ऋषि सुनक की सासू माँ है। यह पुरस्कार, जिसका मूल्य $50,000 है, प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया जाता है, जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्न में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हुईस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है सिंगापुर, बी में है वियतनाम, सी ऑप्शन में है इंडोनेशिया, डी में है लाओस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। डिटेल्स में देखते हैं जानकारी को। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे उद्घाटन किया, जो देश के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसे हुईश हाई स्पीड रेलवे के रूप में जाना जाता है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक है और 2 महत्वपूर्ण इंडोनेशियाई शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए तैयार है। $7.3 बिलियन की अनुमानित लागत के साथ इस स्मारकीय बुनियादी ढांचे को परियोजना को मुख्य रूप से चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन बना है? ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, बी में है भारत, सी में है नेपाल, डी में है बांग्लादेश।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत बना है। अंडर 19 फुटबॉल में देश सैफ चैंपियन बना है। भारतीय टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 3-0 से शिकस्त दी है। सैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में भारत का यह 8वां टाइटल है। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने मेज़बान नेपाल की टीम को हराकर फाइनल में एंट्री की थी। खास बात यह है कि हाल ही में सीनियर सैफ चैंपियनशिप का खिताब भी भारत ने ही जीता था। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कब विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए में है 5 अक्टूबर, बी में है 4 अक्टूबर, सी में है 3 अक्टूबर, डी में है 2 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 अक्टूबर को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पशु कल्याण को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। यह पृथ्वी पर रहने वाली विविध प्रजातियों की सुरक्षा और देखभाल के प्रति हमारी जिम्मेदारी का द्योतक है। विश्व पशु 2023 का विषय बिग और स्मॉल वी लव देम ऑल है, जो सभी आकार के पशुओं के प्रति करुणा के महत्व पर जोर देता है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय दूरदर्शी हेनरिक जिम्मरमैन को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1925 में इसकी शुरुआत की और वर्ष 1931 में इटली के फ्लोरेंस में अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण कांग्रेस की बैठक के दौरान इस दिवस को मान्यता की गई थी। कुछ अदर इंफॉर्मेशन को देखते हैं। 3 अक्टूबर 2010 को विश्व प्रकृति संगठन WNO वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित विश्व प्रकृति दिवस विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, हर साल 5 अक्टूबर को शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों को काम को मान्यता देने के लिए विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 2023 का विषय है हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता या शिक्षकों को समाज में बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व आर्थिक दिवस के रूप में इसे घोषित किया था। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल हैंडल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है PNB, बी में है एक्सिस बैंक, सी में है SBI, डी ऑप्शन में है ICICI बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, SBI ने बढ़ावा दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए एक मोबाइल हैंडल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। इसे इनोवेटिव सेवा का अनावरण दिनेश खारा ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। इससे खास तौर पर उन ग्राहकों को फायदा होगा जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन हैं। इस मोबाइल हैंडल डिवाइस द्वारा नकद निकासी, नकद जमा, फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। SBI के CSP आउटलेट्स पर किए गए कुल लेन देन में इन सेवाओं का हिस्सा 75% से अधिक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO ने नियुक्त किया गया है। उन्होंने मुरली राम कृष्णन का स्थान लिया है। साउथ इंडियन बैंक में शामिल होने से पहले शेषाद्री इसी तरह की भूमिका में करूर वैश्य बैंक लिमिटेड से जुड़े थे। साउथ इंडियन बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय त्रिशूर, केरल में है। इसकी स्थापना जो है वो 1929 में हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में चीन के हांगझो में आयोजित एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन ए में है नीरज चोपड़ा, बी में है किशोर जेना, सी में है रवि कुमार, डी में है संदीप मौर्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने जीता है। भारत नीरज चोपड़ा ने चीन के हांगझो में आयोजित एशियाई खेल 2023 के लिए भाला फेंक स्पर्धा गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर की सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा के अलावा भारत के ही किशोर जेना ने भी
87.54 मीटर की सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पर विजय हासिल की है। नीरज चोपड़ा ने साल 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। 9 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए में है धर्मेंद्र प्रधान, बी में है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन में है के चंद्रशेखर राव, डी में है हरदीप सिंह पुरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में 800 मेगावाट रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। पेड्डापल्ली जिले में स्थित यह परियोजना तेलंगाना को कम लागत वाली बिजली प्रदान करेगी और राज्य के आर्थिक को बढ़ावा देगी। एनटीपीसी तेलंगाना की सुपर थर्मल पावर परियोजना का चरण 1 में पेड्डापल्ली जिले में मौजूदा रामागुंडम स्टेशन के परिसर में उपलब्ध भूमि पर 10,998 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से स्थापित किया जा रहा है। अदर जानकारी को देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने उज्जैन में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप IOCL बॉटलिंग प्लांट और ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र सहित कई अन्य परियोजनाओं को भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। परियोजनाओं में मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन, आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की LPG संयंत्र, अजमेर बॉटलिंग प्लांट में अतिरिक्त भंडारण, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL रेलवे और सड़क परियोजनाएं, नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाएं और कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। 10th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने जात आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में बिहार, सी में हरियाणा, डी में है गुजरात। तो अभी हाल ही में जात आधारित सर्वेक्षण जो है ये बिहार में यानी जाति पर जनगणना हुई है बिहार राज्य में। बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को अपने जात आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया गया है। इस 101 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सबसे बड़ा जाति समूह अत्यंत पिछड़ी जात का है। यह राज्य की जनसंख्या का 36.01% हिस्सा है। तो इसमें देखते हैं पिछड़ा वर्ग कितने परसेंट में, देखते हैं 27.12% है और अति पिछड़ा वर्ग जो है ये 36.01% है और अनुसूचित कितना है तो 19.65%। वहीं अनुसूचित जनजाति जो है वो 1.68% है। वहीं सवर्ण जो है वो 15.52% है। राज्य में पिछली जात BC की आबादी 27.12% है, जबकि अनुसूचित जात SC की हिस्सेदारी 19.65% है तथा सामान्य वर्ग के लोग जनसंख्या का जो है वो 15.52% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।